हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। मैं मेघा जायसवाल स्वागत करती हूँ आपका 15 डेज की टीचिंग एप्टीट्यूड मास्टरी सीरीज में। और आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं अपने लेक्चर में वो है पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी या फिर आप कह सकते हैं कि आपका जो यूनिट है वो है रोल ऑफ टीचर इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, तो छात्रों की पर्सनालिटी या व्यक्तित्व में हम किस तरीके से विकास कर सकते हैं, उसमें टीचर की क्या भूमिका है उसको समझेंगे। इसके लिए हमें व्यक्तित्व पता होना चाहिए। व्यक्तित्व की कुछ थ्योरीज को बस हम इतना जानेंगे कि इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है। अगर क्वेश्चन वहां से आ जाए, हमें थ्योरीज में डिटेल में नहीं जाना है, बस हमें पता होना चाहिए कौन सी थ्योरी किसने दी है। और फिर हम आएंगे इस चीज पर कि टीचर की क्या भूमिका होनी चाहिए बच्चों के व्यक्तित्व विकास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पर्सनालिटी के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पर्सनालिटी या व्यक्तित्व क्या है। पर्सनालिटी वर्ड जो है सबसे पहले कहां से डिराइव हुआ है, आपका पर्सोना वर्ड से। पर्सोना का मतलब होता है मुखौटा या मास्क। ठीक है, पहले के टाइम में जो थिएटर आर्टिस्ट वगैरह होते थे वो एक मुखौटा लगाते थे अपने आप को कोई और कैरेक्टर बताने के लिए, उसी को पर्सोना कहा जाता था। लेकिन जैसे जैसे आम बोलचाल की भाषा में यूज हुआ तो ये किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाने के लिए पर्सनालिटी वर्ड का यूज किया जाने लगा। तो अब क्या है, पर्सनालिटी जो है किसी भी व्यक्ति के फिजिकल, इमोशनल, सोशल, मेंटल, स्पिरिचुअल यानी जितने भी एस्पेक्ट उसके साथ जुड़े हुए हैं उन सब का मिला जुला रूप जो उस व्यक्ति को उसका एक व्यक्तित्व देता है, एक यूनिक पर्सनालिटी देता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसे यूज किया जाता है। तो इसी से हमें पता चल रहा है कि पर्सनालिटी जो है अपने आप में एक बहुत ही जटिल अवधारणा है, कॉम्प्लेक्स टर्म है, क्योंकि इतने सारे एस्पेक्ट उसके अंदर जुड़ रहे हैं। ठीक है, किसी की मेंटल लेवल कैसा है, कैसा वो सोचता है, स्पिरिचुअल, धार्मिक उसके विचार कैसे हैं, कैसी उसकी फिजिकल बिल्डअप है। ठीक है, इसके अलावा वो इमोशनली, भावनात्मक रूप से कैसा है, ये सारी चीजें मिलकर किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी को बनाती हैं। अब देखेंगे कि डेफिनेशंस कुछ क्या क्या दी हुई है। जैसे जेबी वॉटसन की एक डेफिनेशन है कि पर्सनालिटी इज द सम ऑफ एक्टिविटीज दैट कैन बी डिस्कवर्ड बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ओवर अ लॉन्ग इनफ पीरियड ऑफ टाइम टू गिव रिलायबल इंफॉर्मेशन। अगर आपने किसी व्यक्ति को बहुत समय तक ऑब्जर्व किया है तो आप काफी हद तक उसकी पर्सनालिटी को बता सकते हैं। हमें पता चल जाता है कि किस सिचुएशन में वो व्यक्ति किस तरीके से रिएक्ट करेगा। पर्सनालिटी इज अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दो साइकोफिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरमेंट। तो किसी के भी मानसिक, शारीरिक और सारे जो उसके अंदर प्रणालियां हैं वो सब मिलाकर किस तरीके से वो अपने एनवायरमेंट के साथ एडजस्ट करता है, यही डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑलपोर्ट के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि पर्सनालिटी इज दैट व्हिच परमिट्स अ प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट अ पर्सन विल डू इन अ गिवन सिचुएशन। आरबी कैटल का कहना है कि अगर हमें किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व पता है तो हम बता सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो व्यक्ति किस तरीके से रिएक्ट करेगा। होता है ना, कोई बहुत गुस्से वाला होता है, आपको पता है ये बात करने से तो इसे गुस्सा आ जाएगा, आपको पता है इसके सामने ये वाली बात मत करो क्योंकि क्या हो जाएगा, इस बात से चिढ़ जाता है या इस पर नाराज हो जाता है। इसका मतलब आप उसकी पर्सनैलिटी समझते हो। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी कैसी होती है, हर बच्चे की, अगर हम स्टूडेंट के टर्म्स में देखें तो हर बच्चे की पर्सनालिटी यूनिक होगी, स्पेसिफिक होगी। ठीक है, हर एक के अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, तो हर बच्चे की एक यूनिक पर्सनालिटी होती है। पर्सनालिटी इज नॉट स्टैटिक, इट इज डायनेमिक। पर्सनालिटी ऐसा नहीं है एक बार जो बन गई वो स्टैटिक, वो एक ही जैसी स्थिर होगी, हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, डेवलपमेंट होते रहते हैं, पर्सनालिटी डेवलप होती है। पर्सनालिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ठीक है, कुछ तो हमारे जीन्स है, उनकी वजह से हमारे अंदर कुछ गुण है, तो वो हमारे हेरिडिटरी फैक्टर्स हो गए, और कुछ हमारा परिवेश, हम जिस एनवायरमेंट में पल बढ़ रहे हैं उसका भी प्रभाव हमारी पर्सनालिटी के ऊपर देखने को मिलता है। इसके अलावा पर्सनालिटी इंक्लूड्स ऑल द बिहेवियर पैटर्न्स। कौन कौन से, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, ठीक है, मानसिक रूप से आप क्या क्या सोचते हैं, ज्ञानात्मक रूप से हम किस तरीके से, अफेक्टिव यानी भावनात्मक, और तीसरा होता है साइको मोटर यानी कि हम जो काम कर रहे हैं, इन सब चीजों में ये सारे बिहेवियर्स जो है हमारे पर्सनालिटी के अंदर आते हैं। पर्सनालिटी कवर्स ऑल द एक्टिविटीज एट कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस, अनकॉन्शियस लेवल। कॉन्शियस मतलब चेतन अवस्था, ठीक है, चेतन अवस्था सोच समझकर जो हम कर रहे हैं। सेमी कॉन्शियस मतलब अर्ध चेतन अवस्था। तो और अनकॉन्शियस लेवल होती है जो हमें पता भी नहीं होती, जो ड्रीम्स वगैरह में हम चीजें देखते हैं। ठीक है, हमें नहीं पता है कि हमारे अंदर ये वाली चीजें भी, लेकिन ड्रीम्स में कभी बार हम अपने आप को अनोखी चीजें करते हुए देखते हैं, वो हमारा अचेतन अवस्था, अनकॉन्शियस लेवल। ठीक है, और तीसरा है लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ एक्सपीरियंस हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। जैसे जैसे हम चीजें सीखते जाते हैं हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है।
अब देखिए पर्सनालिटी की कुछ थ्योरीज हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया पर्सनालिटी थ्योरीज जो है इनको हम बस खाली इनके नाम पढ़ेंगे। पहले तो हम सिर्फ अप्रोचेस देख लेते हैं किस किस तरह के उपागम पर्सनालिटी थ्योरीज के लिए। पहला है टाइप अप्रोच। टाइप अप्रोच कहने का मतलब है कि आप अलग अलग विभिन्न प्रकार के लोगों को कुछ विभिन्न टाइप्स में बांट देते हैं, टाइप्स के अकॉर्डिंग आप उनकी पर्सनालिटी बता दें। ट्रेट अप्रोच मतलब हम लोगों के गुण देखेंगे, गुणों के हिसाब से उनकी पर्सनालिटी डिसाइड करेंगे। तीसरा है टाइप कम ट्रेट अप्रोच। पहले ट्रेट्स देखे जाते हैं और इन ट्रेट्स के बेसिस पर इन्हें विभिन्न टाइप्स में ग्रुप कर दिया जाता है। और साइकोडायनेमिक अप्रोच एक डेवलपमेंटल अप्रोच है कि पर्सनालिटी कैसे हमारे जीवन में साथ साथ हमारे डेवलप होती है। ठीक है, इसमें स्टेजेस दी होती है। अब देखिए थ्योरीज में यहाँ पर आपका बेसिक अप्रोचेस के किस अप्रोच के अंदर कौन कौन सी थ्योरी आएगी इसको हम अभी देखते हुए ही चलते हैं। तो देखो सबसे पहले आपका आता है टाइप थ्योरीज में। टाइप थ्योरीज में सबसे पहले हिपोक्रेट का क्लासिफिकेशन। अब हिपोक्रेट जो थे इन्होंने क्या किया था, जितने भी लोग हैं उनको 4 पर्सनैलिटी टाइप से बांटा था। पर्सनैलिटी टाइप्स में जब आप बांट रहे हो ना, टाइप का कुछ आधार होना चाहिए। तो आधार किस बेसिस पे आप उन्हें टाइप पे कैटेगराइज कर रहे हो, तो हिपोक्रेट ने वो टाइप क्या लिया था, वो आधार क्या लिया था, 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमर्स ऑफ फ्लूइड। जिस तरह के तरल पदार्थ फ्लूइड्स हमारी बॉडी के अंदर उपस्थित होते हैं, जैसे ब्लड हो गया, ठीक है, येलो बाइल पीला पित्त, फ्लैग यानी कफ, और ब्लैक बाइल यानी काला पित्त। तो किस फ्लूइड की अधिकता हमारे शरीर में ज्यादा है वो हमारे अंदर एक अलग टाइप की पर्सनालिटी देता है। ठीक है, टेम्परामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा स्वभाव वगैरह सब वैसा ही हो जाता है, नेचर वैसा हो जाता है। तो ब्लड की अगर अधिकता है तो पर्सनालिटी टाइप आएगा सैंग्विन। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखी हुई है इसमें कि सैंग्विन का मतलब क्या है, बहुत ही हैप्पी गो लकी होते हैं, लाइट हार्टेड होते हैं, खुले दिल वाले आशावादी लोग होते हैं। ठीक है, आसानी से एडजस्ट कर लेते हैं, आशावादी और हैप्पी, हमेशा खुश रहने वाले। येलो बाइल यानी पीले पित्त की अधिकता अगर होगी तो कॉलरिक होते हैं, चिड़चिड़े से होते हैं, गुस्से में रहते हैं, हर चीज को पैशनेटली करते हैं, स्ट्रांग होते हैं और इमेजिनेशन काफी अच्छी होती है। फ्लैग कफ जो होता है आपका, अगर इसकी अधिकता है तो इसे फ्लेगमेटिक कहते हैं। ऐसे लोग कोल्ड काम शांत, इन्हें ज्यादा लोगों से मतलब नहीं होता है। ठीक है, धीरे धीरे काम करेंगे, इनडिफरेंट होते हैं, ज्यादा मतलब नहीं रखेंगे दूसरों से। और ब्लैक बाइल यानी काला पित्त, मेलनकॉलिक। ठीक है, बैड टेम्पर, डिजेक्टेड, हमेशा गुस्से में रहने वाले, निराशावादी, चिड़चिड़े से। ठीक है, सेल्फ इन्वॉल्व, अपने में ही रहेंगे, दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर लिखी हुई है। आप ना बस मेनली ये याद कीजिए हिपोक्रेट ने टाइप की थ्योरी दी है और कितने टाइप बताए हैं, 4 टाइप बताए हैं। ये 4 टाइप क्या है आपके, सैंग्विन, कॉलरिक, फ्लेगमेटिक एंड मेलनकॉलिक। ठीक है, हालांकि ये हिंदी में भी मैंने लिखे हैं लेकिन कोशिश कीजिए इनको आप इंग्लिश में ही याद करें अगर करना चाहते हैं तो। ठीक है, ये हो गए आपके हिंदी में भी आशावादी, चिड़चिड़े, सुस्त और उदास। अब देखिए क्रैशमैन ने भी ऐसा ही एक क्लासिफिकेशन दिया, लेकिन क्रैशमैन ने जो क्लासिफिकेशन दिया उसका आधार क्या लिया, बॉडी टाइप, शेप किस तरीके का है। ठीक है, अगर फैट बॉडी वाले हैं तो उनको उसने कहा पिकनिक। ठीक है, हालांकि कैरेक्टरिस्टिक उसने भी बताई कि ऐसे लोग किस तरीके के होते हैं, सोशेबल होते हैं, ठीक है, सामाजिक होते हैं, बहुत हंसी मजाक करने वाले होते हैं, अच्छे नेचर वाले होते हैं, एथलेटिक, बैलेंस्ड बॉडी होती है इनकी। ठीक है, जो एथलीट स्पोर्ट्स पर्सन में देखने को मिलती है ना, बैलेंस्ड बॉडी, एनर्जेटिक होंगे, आशावादी होंगे, हर जगह एडजस्ट हो जाएंगे। लेप्टोसोमेटिक, लेप्टोसोमेटिक कौन से होते हैं, लीन थीन, पतले दुबले। ठीक है, अनसोशेबल होते हैं, अपने में ही रहना पसंद करते हैं, शाय नेचर के होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, कोई भी बात कह दोगे तो बहुत ज्यादा लग जाती है इन्हें दिल से। और चौथा इन्होंने बताया था डिस्प्लास्टिक। अगर इनमें से किसी भी आप टाइप में नहीं डाल पा रहे हो, थोड़ा अलग सा इनका बॉडी डिजाइन है, तो डिस्प्लास्टिक में ये आ जाते हैं। आपका ये हिंदी में भी दिया हुआ है। ठीक है, पिकनिक, एथलेटिक, लेप्टोसोमेटिक, डिस्प्लास्टिक। और ऐसा ही एक सोमेटो टाइप वाला आपका शेल्डन ने भी दिया था। शेल्डन ने भी सेम इसी तरीके से बताया था आपका, ठीक है, बॉडी टाइप के बेसिस पर। तो एंडोमॉर्फ उन्होंने बताए थे, यही आपका क्रैशमैन ने पिकनिक बताया। ठीक है, पिकनिक जो गोल मटोल से फैट बॉडीड वाले होते हैं। मीजोमॉर्फ एथलेटिक, ठीक है, इसी को आपका किस, एथलेटिक, आपका क्रैशमैन ने एथलेटिक बताया। और एक्टोमॉर्फ जो है आपका लीन एंड थिन जो है, इन्होंने लेप्टोसोमेटिक बताया। ठीक है, लेप्टोसोमेटिक। डिस्प्लास्टिक यहाँ आपको देखने को नहीं मिलता, इसने 3 ही टाइप दिए। फिर देखिए इसके अलावा शेल्डन ने जो अपनी एक बुक लिखी थी एटलस ऑफ मैन, इसमें इन्होंने बॉडी टाइप्स जो है वो रेंज किए थे। और इन्होंने टोटल जो है जितने भी पर्सनालिटीज एग्जिस्ट करते होंगे उन लोगों के 343 पर्सनालिटी टाइप्स बताए थे। इन्होंने कहा था सबको स्कोरिंग अगर दी जाए तो लगभग 343 टाइप की पर्सनालिटीज निकल के आती है। उसमें से अगर जो 3 अभी हमने की, ठीक है, ये हमने किए ना अभी, एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, इनका स्कोरिंग अगर देखेंगे तो ये स्कोरिंग यहाँ पर
लिखी हुई है। बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना, इतने नाम आप याद मत कीजिए, इसमें आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। बस आप क्या है, आप इतना ही याद कीजिए किसने कौन सा टाइप वाली थ्योरी दी है। फिर देखिए ये आपका लिखे हुए है, जैसे कि मैंने बताया था क्रैशमैन ने कौन सा दिया है, शेल्डन ने कौन सा दिया है, ये हमने साथ में मैच करके लिख लिया। अब देखेंगे जंग का क्लासिफिकेशन। तो आपका कार्ल गुस्ताव जंग जो थे, इन्होंने क्लासिफिकेशन कौन सा दिया था, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट। ये बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं आम बोल चाल की भाषा में भी। तो इंट्रोवर्ट कौन से होते हैं, अंतर्मुखी, जो अपने में ही रहना पसंद करते हैं, उनके ज्यादा दोस्त नहीं होते, ज्यादा पार्टीज में जाना पसंद नहीं करते, अकेलापन उनको ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट कौन से होते हैं, जो बाहिर्मुखी होते हैं, उन्हें सोशेबल होना पसंद है, पार्टीज में जाना पसंद है, लोगों से घिरे रहना पसंद है, मित्र बहुत होते हैं इनके। और एम्बीवर्ट कौन से होते हैं, जिन्हें हम सिर्फ इंट्रोवर्ट और सिर्फ एक्सट्रोवर्ट में नहीं रख सकते, ठीक है, उनमें दोनों की कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देंगी। तो ऐसे होते हैं एम्बीवर्ट यानी उभयमुखी। एक आपका स्प्रेंजर की टाइपोलॉजी है। स्प्रेंजर ने जो है अपनी एक बुक लिखी थी टाइप्स ऑफ मैन, जिसमें उन्होंने 6 टाइप्स बताए थे, और यहाँ पर आधार उन्होंने क्या लिया था, वैल्यूज, किस तरह के वैल्यूज या मूल्य एक पर्सन के अंदर है, ठीक है, उसके बेसिस पर उन्होंने बताया था। तो वैल्यूज के बेसिस पर ये हमने टाइप्स, आपका अगर आपको याद हो तो स्प्रेंजर का क्लासिफिकेशन है, मैंने आपको जब वैल्यूज वाला टॉपिक कराया था उसमें भी बताया था, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है। लेक्चर स्क्रीनिंग में क्वेश्चन दिया था कि स्प्रेंजर ने वैल्यूज के आधार पर कितने टाइप्स बताए हैं, पर्सनालिटी टाइप्स। तो ये 6 पर्सनालिटी टाइप्स बताए हैं। थ्योरेटिकल टाइप होते हैं, ये क्या है कि सच की खोज कर रहे हैं, ठीक है, सच की खोज करने वाले हैं, तो ये सत्य को ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर उनके आसपास जो दुनिया है उसमें क्या है, क्यों हम इस दुनिया में है, ये सारी चीजों को तलाश रहे हैं। इसमें कौन कौन से लोग आ जाते हैं, राइटर, फिलोसफर, दार्शनिक लोग आ जाते हैं, लेखक आ जाते हैं। दूसरे होते हैं इकोनॉमिक टाइप। अब इनमें कौन सी वैल्यू है, वैल्यू किसे ये ज्यादा महत्व देते हैं, यूटिलिटेरियन, जो चीज उपयोगी है उसी को ये जो है महत्व देंगे। तो ये इसमें कौन आते हैं, ट्रेडर्स आ गए, इंडस्ट्री, शॉपकीपर्स आ गए, ठीक है, जो चीज यूज की होगी, उपयोगी होगी, वही इनके लिए वैल्यू रखती है। एस्थेटिक टाइप, इनके लिए क्या है, नेचर, ब्यूटी, ठीक है, खूबसूरती इनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो पेंटर, स्कल्प्टर इसमें आ जाते हैं। सोशल टाइप, ऐसे लोगों के लिए क्या है, ऐसे लोगों के लिए जो सामाजिक चीजें होती हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, लोगों के साथ घुलना मिलना इन्हें ज्यादा पसंद है। तो टीचर, सोशल एक्टिविस्ट इसमें आ जाएंगे। पॉलिटिकल टाइप, इनके लिए पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कौन सी वैल्यू, पावर और इन्फ्लुएंस, प्रभाव और शक्ति, ठीक है, वो इनके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसमें पॉलिटिशियंस आ जाएंगे। और रिलीजियस टाइप जो होते हैं इनके लिए क्या है, कॉस्मोस, जो दुनिया है, जो पूरी वो ब्रह्मांड है, वो सब इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्पिरिचुअल माइंडसेट होता है इनका, ये भगवान में विश्वास रखते हैं। इसमें कौन आ जाएंगे, प्रीस्ट, रिलीजियस, गुरुज, ठीक है। वैल्यूज के आधार पर है, क्वेश्चन आया हुआ है। टाइप्स हालांकि उसमें भी खाली उन्होंने ये पूछा था कितने टाइप्स में बांटा है, तो आपको बस नंबर बताना था वापस, ठीक है। स्प्रेंजर की टाइपोलॉजी, ये आपका सैद्धांतिक, आर्थिक, सौंदर्यात्मक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक। नेक्स्ट पे आएंगे। अब ये आ गए ट्रेट अप्रोच पे। ट्रेट में हम क्या करते हैं, हम लोगों के गुणों के आधार पर लोगों की टाइप, पर्सनालिटी टाइप बताते हैं। तो ट्रेट अप्रोच में सबसे पहले दिया था आपका ऑलपोर्ट ने, जीबी ऑलपोर्ट ने जो थे, इन्होंने 3 टाइप के ट्रेड्स बताए थे। आप बस इतना ही याद रखिए कि ट्रेड अप्रोच किससे रिलेटेड है, जीबी ऑलपोर्ट ने दी थी, और ये इन्होंने 3 टाइप के ट्रेड बताए, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी ट्रेड्स। कौन से हो जाएंगे, प्रमुख गुण, केंद्रीय गुण और गौड़ गुण। फिर अगर हम कैटल की ट्रेड अप्रोच देखें तो कैटल ने जो है आपके ऑलपोर्ट की ही थ्योरी को आगे बढ़ाया था, और उन्होंने लगभग 16 ऐसे बेसिक पर्सनालिटी फैक्टर्स देखे थे जिसके आधार पे हम पर्सनालिटी किसी की बता सकते हैं, और इन्हीं के द्वारा दी गई है 16 पीएफ इन्वेंट्री, ठीक है। 16 पीएफ इन्वेंट्री किसकी दी है, आरबी कैटल के द्वारा। फिर अगर हम टाइप कम ट्रेड अप्रोच पे आए, जहां पर हम ट्रेड देखते हैं और उसके बाद हम जो है पर्सनालिटी टाइप बताते हैं, इसमें आ जाता है पहला क्लासिफिकेशन फ्रीडमैन और रोजनमैन का। मेयर फ्रीडमैन और रे रोजनमैन ने आपका एक पर्सनालिटी टाइप में बताया था ए टाइप पर्सनालिटी और बी टाइप पर्सनालिटी। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि ए टाइप पर्सनालिटी और बी टाइप पर्सनालिटी किसने दी है, तो मेयर फ्रीडमैन और रे रोजनमैन ने दी है। आइजेंक की थ्योरी की अगर हम बात करें तो उन्होंने 4 बताए थे, एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन, यूनिटिसिज्म एंड साइकोटिसिज्म पर्सनालिटी टाइप्स। नेक्स्ट आएंगे साइकोडायनेमिक थ्योरी। साइकोडायनेमिक थ्योरी मनोविश्लेषणवाद, ये आपका सिगमंड फ्राइड द्वारा दिया गया है। अब इनकी थ्योरी तो बहुत बड़ी है, उसको हम नहीं पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें बस बता देती हूँ आपको कि किस किस कॉन्सेप्ट को इन्होंने अपनी थ्योरी में दिया था। तो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड, चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन की अवधारणा जो है सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई है। इनफैक्ट अनकॉन्शियस माइंड का कॉन्सेप्ट ही सिगमंड फ्राइड लेकर आए थे, ठीक है। फिर
ईगो और सुपर ईगो, ये हमारे मन की तीन अलग अलग भाग हैं, ठीक है। तो इन ईगो और सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट भी आपका सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया है। जीवन प्रवृत्ति और मृत्यु प्रवृत्ति, एरोस और थैनेटोस कहते हैं हम इसे, लाइफ इंस्टिंक्ट, डेथ इंस्टिंक्ट, ये भी इन्हीं के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा आपके मनोवैज्ञानिक, ये जो आपका मनोविश्लेषणवादी होना चाहिए, कि 5 चरण क्या है मनोविश्लेषणवाद के, तो ये हैं आपके 5 स्टेजेस इन्होंने दी थी डेवलपमेंट, इस डेवलपमेंटल थ्योरी में, मौखिक चरण, उदार चरण, लैंगिक चरण, सुषुप्त, जननांगावस्था, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे एक कॉन्सेप्ट और इन्होंने दिया है, लिबिडो का कॉन्सेप्ट दिया है। अगर आपसे पूछ ले लिबिडो का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो वो भी आपका सिगमंड फ्राइड ने दिया है। इन्फेंटाइल सेक्सुअलिटी का भी कॉन्सेप्ट इन्होंने ही दिया है, ठीक है। ज्यादा हम इस पे डिटेल में नहीं जाएंगे आप ये थ्योरी में, और आगे बढ़ते हैं। और अगर हमें बच्चों की पर्सनालिटी में सुधार लेकर आना है, तो हमें बच्चों की पर्सनालिटी आइडेंटिफाई करनी भी आनी चाहिए। तो बच्चों की पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करने के जो तरीके हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, देखिए सब्जेक्टिव मेथड्स होते हैं। सब्जेक्टिव मेथड मतलब जो यहाँ पर पर्सनालिटी आइडेंटिफाई कर रहा है उसकी बायसनेस यहाँ पर आ सकती है। कुछ मेथड ऑब्जेक्टिव होते हैं जहां बायसनेस नहीं आ सकती, और कुछ प्रोजेक्टिव मेथड होते हैं। प्रोजेक्टिव मेथड बेसिकली उस पर्सनालिटी टाइप को भी बाहर निकाल लेते हैं, या उस पर्सनालिटी ट्रेट को बाहर निकाल लेते हैं जो हमारे अनकॉन्शियस जो माइंड है उसके अंदर है, ठीक है। कई बार हम खुद से भी अवगत नहीं होते कि ये कैरेक्टरिस्टिक भी हमारे अंदर है, वो यहाँ पर प्रोजेक्ट हो जाती है, ठीक है। सब्जेक्टिव मेथड में हम ज्यादातर क्या यूज करते हैं, ऑब्जर्वेशन, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। आप क्लासरूम में आप सब अपने सारे ही बच्चों को देख रहे होते हो, ऑब्जर्व करके भी आप बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई कर लेते हो, कौन सा बच्चा शैतान है, कौन समझदार है, कौन जो है बीच बीच में बातें करने वाला है, कौन दूसरे को परेशान करने वाला है, ये सारी चीजें आप ऑब्जर्वेशन से ही पता लगा लेते हो, ठीक है। कौन बहुत ज्यादा जिस अटेंशन जिसका नहीं लगता है क्लास में, कैसे उसको काम देना है, तो ये सारी चीजें टीचर आइडेंटिफाई कर लेती है। फिर इंटरव्यू कर सकते हो, केस स्टडी। केस स्टडी सिंगल बच्चे के लिए ज्यादा यूज होती है। अगर आपको किसी बच्चे के ऊपर डिटेल में आपको उसको ऑब्जर्व करना है, डिटेल में उसको देखना है कि उसके क्या परेशानियां हैं, कैसे उसको रिजॉल्व करना है, तो आप क्या करोगे, केस स्टडी करोगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मेथड्स में सिचुएशनल टेस्ट दिया जा सकता है, इन्वेंटरी बच्चों से भरवाई जा सकती है, ठीक है। क्वेश्चन जैसा ही होता है, थोड़ा सा फर्क होता है इनमें बस। फिर क्वेश्चन आयर हो गया, प्रश्नावली, रेटिंग स्केल हो गया, मापनी के आधार पर हम इससे क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्रोजेक्टिव मेथड्स होते हैं, हालांकि ये जो है कुछ साइकोलॉजिस्ट द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, आपको अधूरे यहाँ पर वो दिए जाते हैं, क्वेश्चंस कह लीजिए, या आपके सामने सेंटेंसेस रखे जाते हैं, जिसको जब आप पूरा करते हैं, या सब्जेक्ट या जो विषय है, सब्जेक्ट कौन होता है जिसकी पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, यहाँ पर आप स्टूडेंट को मान सकते हैं। तो स्टूडेंट की पर्सनालिटी जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है, अगर आप उसके सामने कोई अधूरा सेंटेंस दे रहे हैं और आप कह रहे हैं आप इसे पूरा करो, तो वो अपने सोच से कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, अपनी पर्सनालिटी को वहां पे प्रोजेक्ट कर देता है। कोई इनकम्प्लीट स्टोरी दी, उसको कंप्लीट करते हुए वो अपने आप को प्रोजेक्ट करेगा। अब हम देखते हैं कि एक टीचर की क्या भूमिका होती है बच्चों की पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए। देखिए, जब आपको बच्चों की पर्सनालिटी डेवलप करनी है, मतलब आपको उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहली चीज क्या होती है, कैरेक्टर बिल्डिंग। बच्चों के अंदर चरित्र निर्माण करना है, तो हमें उन्हें सही और गलत की परख बतानी होगी। सही अच्छी कैरेक्टर्स क्या होती है वो भी बच्चों को बताना होगा। बच्चों के अंदर कोई भी क्वालिटी और वैल्यूज वगैरह डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका वैसे यही होता है कि टीचर खुद उसे एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करे, यानी कि वो चीजें वो खुद भी फॉलो करे, जिससे कि बच्चे जब उसे देख रहे हैं तो वो उससे प्रभावित होकर अपने जीवन में भी उसे उतारने की कोशिश करें। प्रिंसिपल्स और डिसिप्लिन ये सेट करना होगा, बच्चों को बताना होगा कि आपके क्या क्या नियम हैं, कैसे अनुशासन में रहा जा सकता है, ये आप बच्चों को बताएं। एम्पैथी बिल्ड करें, सहानुभूति पैदा करें बच्चे के अंदर। ना सिर्फ आप बच्चे से सहानुभूति बात करें, लेकिन बच्चे के अंदर भी वो एम्पैथी डेवलप करनी चाहिए कि दूसरे की जो तकलीफ है उसको समझ में आए, तभी जो है वो दूसरे के हेल्पिंग वाले एटीट्यूड में आ पाएगा। वॉलंटियरिज्म, एंकरेज करें बच्चों को, जो भी एक्टिविटीज हो रही है बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें, वहीं से बच्चे का पर्सनालिटी डेवलपमेंट शुरू होता है। ये भी एस्पेक्ट्स हैं आपकी पर्सनालिटी के, जहां पर आप भावनात्मक स्तर पे काम कर रहे हो, पर जब आप बच्चों को एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो बच्चा जो है वहां पर उसकी पर्सनालिटी और ज्यादा डेवलप होती है। फिर देखिए, आप लेबल देने से बचे कि तुम ये हो, तुम वो हो, क्या तुम बहुत ज्यादा क्या कहते हैं बातचीत करने वाले हो। कई बार तो लोग डोंकी और गधा कह देते हैं बच्चों को, ये गलत है, ठीक है। बच्चों को किसी भी तरह का लेबल हमें नहीं देना चाहिए। लिसन, सुनो, बच्चे क्या कहना चाहते हैं हमेशा उनकी बातों को सुने, तभी हम उन्हें सही तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड कर पाएंगे। एंकरेज रोल मॉडल्स, अगर बच्चे किसी को
रोल मॉडल बनाना चाहते तो आपको ये भी देखना है कि बच्चे सही व्यक्ति को अपना रोल मॉडल बना रहे हैं या नहीं। तो आपको प्रोत्साहित तो करना है, लेकिन गाइडेंस भी प्रोवाइड करनी है कि बच्चा जो है किसको अपना रोल मॉडल मान रहा है। मेक देम अवेयर ऑफ देयर मिस्टेक्स, जो गलतियां हैं बच्चों की उससे उनको अवेयर करवाइए, उनको समझाइए कि यहाँ पर तुम गलत हो और कैसे उसको करेक्ट करना है। आइडेंटिफाई इंडिविजुअल एबिलिटीज एंड टैलेंट्स एंड हेल्प देम टू डेवलप अकॉर्डिंगली। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमारे क्लास में बच्चों में देखने को मिलते हैं, इसीलिए सबकी अलग अलग जो भी टैलेंट्स है, जो भी उनकी एबिलिटीज है, उनको पहचानना बहुत जरूरी है, ताकि उनके बेसिस पर ही हम उनको विकसित कर सके। और हर व्यक्ति की, क्योंकि हमने पढ़ा था अभी, पर्सनैलिटी यूनिक होती है, सबके अंदर अलग टैलेंट है, तो हर तरह के टैलेंट को एक डिफरेंट टाइप की क्या चाहिए, एंकरेजमेंट चाहिए, डिफरेंट टाइप की हेल्प चाहिए और ज्यादा डेवलप होने के लिए उसका ध्यान हमें बहुत अच्छे से रखना है। फिर अगर हम स्कूल प्रैक्टिसेस में देखें कि स्कूल कैसे बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हेल्प कर सकता है, तो एक बैलेंस्ड करिकुलम दिया जा सकता है। यही नहीं कि सिर्फ थ्योरेटिकल ही पढ़ाया जा रहा है, आप एक तो अगर करिकुलम में सब्जेक्ट्स भी रख रहे हैं तो आप वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स रखिए, ताकि बच्चे को उसकी रुचि के अनुसार जो है वहां सब्जेक्ट्स मिल सके और वो उसमें पढ़ के आगे बढ़ सके। कई बार ऐसा होता है बच्चों को कोई सब्जेक्ट इसलिए लेना पड़ जाता है क्योंकि उनके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में वो सब्जेक्ट था ही नहीं जो उनके इंटरेस्ट का था। तो इसका बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि बच्चों के पास एक बैलेंस करिकुलम हो और एक वैरायटी वाला करिकुलम हो। वोकेशनल गाइडेंस उन्हें प्रोवाइड करनी है, किस फील्ड में बच्चा कल को जाना चाहता है उससे रिलेटेड उसे व्यावसायिक जानकारी, व्यावसायिक मार्गदर्शन पूरा मिलना चाहिए। साइज जो होता है क्लास का वो लिमिटेड होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे अगर होंगे तो उनके ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए। ऐसे में इंडिविजुअली सबकी पर्सनैलिटी डेवलप करना इजी नहीं है, ना टीचर के लिए ना कोई भी जो उनके संपर्क में आ रहा है। एजुकेशनल गाइडेंस प्रोवाइड करनी है। अच्छा, फर्क होता है, वोकेशनल गाइडेंस पे हम व्यावसायिक शिक्षा के लिए उनको बताते हैं कि आपको अगर ये व्यवसाय करना है तो इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, कैसे आप इसमें करोगे। एजुकेशन में मतलब जब सब्जेक्ट सेलेक्ट करते वक्त या किस तरह के डायरेक्शन में बच्चे को भेजना है, उस पर हम जब बच्चे को सहायता करते हैं, ठीक है, जैसे 11th में बच्चे को सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, स्ट्रीम चूज करनी है, वहां पे अगर आप बच्चों को हेल्प करें तो एजुकेशनल गाइडेंस। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कूल, फैमिली एंड कम्युनिटी इन एजुकेशन, सबको आपको पार्टिसिपेट करवाना है, ठीक है। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सिर्फ टीचर के ऊपर पूरी जिम्मेदारी पर्सनैलिटी डेवलप करनी, स्कूल की भी जिम्मेदारी है, फैमिली की भी जिम्मेदारी है, कम्युनिटी की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि सबसे सीख रहा है बच्चा। फिर है प्रोविजन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना को करिकुलर एक्टिविटीज के बच्चों के बहुत सारे टैलेंट जो है ऐसे ही दबे रह जाएंगे। तो पूरी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है बच्चे को कि को करिकुलर एक्टिविटीज वहां हो और बच्चा उनमें पार्टिसिपेट करे। एडजस्टेबिलिटी, समायोजनशीलता आप बच्चे को आपको सिखानी पड़ेगी, ताकि जिस भी तरीके के एनवायरनमेंट में बच्चा जाए वहां पे अलग अलग डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटी बच्चों के साथ बच्चा एडजस्ट करना सीख पाए, वहां पे भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स, अच्छी आदतों का आप बच्चों के अंदर विकास करवाइए। इंडिविजुअल ट्रेनिंग, मेथड्स ऑफ एजुकेशन, ऐसे आप इंडिविजुअल मेथड्स जो है आप यूज कर सकते हैं जहां पे बच्चों के ऊपर अलग अलग से अटेंशन दिया जा सके। हम हर समय लेक्चर या ऐसे मेथड को अगर यूज करें जहां पर सारे बच्चों को एक साथ बस पढ़ाया जा रहा है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके इंडिविजुअली उनको समझ में नहीं आ रहा था और टीचर भी आइडेंटिफाई इतनी सारी भीड़ में कभी कभी नहीं कर पाती है। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसे मेथड्स भी यहाँ पर यूज करनी चाहिए। ट्यूटोरियल विधि आपने यूज कर ली, ठीक है, जहां पर इंडिविजुअल अटेंशन भी आप थोड़े थोड़े समय के लिए बच्चे को दे सके। और प्रोवाइडिंग सेफ एंड कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, चाहे किसी भी तरीके का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना हो, किसी भी तरह के टैलेंट का विकास करना हो, वो तभी हो पाएगा जब आप बच्चे को एक सेफ और एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दे पाएंगे। तो ये वैसे है तो जनरल, लेकिन पता होने चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी स्कूल प्रैक्टिसेस हैं या टीचर को ऐसी क्या चीजें करनी है जिससे हम बच्चों के पर्सनैलिटी को डेवलप कर सके। तो ये आपका टॉपिक था पर्सनैलिटी से रिलेटेड। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। एक चीज जो हमें पिछली बार देखने को मिली थी वो ये कि आप लोगों को ये नहीं पता चला था कि संडे को आपका टेस्ट भी है। तो मैं इस बार फिर से आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि जितने भी टॉपिक्स इस वीक हम कर रहे हैं, हम उसका एक टेस्ट बनाएंगे और वो लिंक हम आपका संडे को सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक के बीच में लिंक ओपन करेंगे। आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप इस टेस्ट को करना ना भूलें, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज का फायदा तभी है जब आप इन सीरीज के लेक्चर्स को रेगुलरली देखें और उन टेस्ट को भी अटेम्प्ट करें, तभी आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं और आपको अपनी तैयारी में कितनी मदद मिल रही है। आई होप ये सीरीज आपके लिए यूजफुल साबित हो रही होगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।